एक बार फिर से आप सभी लोगों का सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उत्तराखंड के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की। जैसे मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड को ज्योग्राफिकली कितने भागों में बांटा गया है, उस बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि उत्तराखंड का जो ये भौगोलिक विभाजन हम पढ़ेंगे, इसे भारत के भौगोलिक विभाजन के साथ एग्जैक्टली ना पढ़ें, थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ें, क्योंकि भारत के भौगोलिक विभाजन को अगर आप देखोगे तो 5 या 6 भागों में बांटा गया है, जबकि उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलरली उत्तराखंड स्टेट को 8 अलग अलग भागों में या जोग्राफिकल जोन्स में बांटा गया है। तो हमें एग्जैक्टली इंडिया के साथ ना पढ़ के उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन थोड़ा सा अलग पढ़ना है। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन की। भौगोलिक विभाजन में जैसे कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड को 8 अलग अलग भागों में जोग्राफिकल जोन्स में बांटा गया है। एक एक करके हम इनकी बात करते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहला जो है वो है गंगा का मैदानी क्षेत्र। उत्तराखंड का पहला भाग, पहला जोन जो बांटा गया है, दक्षिण की तरफ हम चलें तो वो है गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र कौन सा भाग है? देखिए मैप में से आसानी से याद कीजिए। गंगा के मैदानी क्षेत्र में आपको पता है कि उत्तराखंड राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ी है, लगभग 87% भाग पहाड़ी है। केवल 13% के आसपास का क्षेत्र ही यहाँ पे क्या है, मैदानी है। तो मैदानी क्षेत्र कौन सा है, या कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि उत्तराखंड के मैदानी ज़िले कौन से हैं, तो मैदानी ज़िले केवल उधम सिंह नगर और हरिद्वार है। इसके अलावा कोई भी मैदानी क्षेत्र नहीं है। अधिकतर क्षेत्र क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो गंगा का जो ये मैदानी क्षेत्र है, ये उत्तराखंड का कौन सा भाग है? सिर्फ हरिद्वार का। ये नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है, हरिद्वार का। ये रुड़की हो गया, इस साइड लक्सर हो गया। रुड़की लक्सर वाला जो ये क्षेत्र है, मेन हरिद्वार हो गया। ये वाला ही क्षेत्र केवल जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्षेत्र की विशेषता क्या है आपको पता है, मैदानी क्षेत्र यहाँ पे शुरू हो रहा है। गंगा, इस क्षेत्र का जो निर्माण है, गंगा नदी के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं वो महीन अवसाद, यानी छोटे कीचड़, बालू, रेत, इससे जो है इस क्षेत्र का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और यहाँ पे भी देखिए रुड़की और लक्सर वाला जो एरिया है, इसमें लक्सर वाले एरिया में हरिद्वार में अधिकतर बाढ़ आती है, जबकि रुड़की वाले एरिया में बाढ़ नहीं आती है। हरिद्वार मेंस वाले एरिया की तरफ हम जाएं तो बाढ़ नहीं आती है। तो जो ये बाढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पे जो है खादर प्रकार की मिट्टी मिलती है। खादर प्रकार यानी नई मिट्टी, क्योंकि बाढ़ में जब बाढ़ यहाँ से आ रही है तो अधिकतर हर साल नई मिट्टी अपने साथ लेके आती है। तो खादर नई मिट्टी बाढ़ वाले क्षेत्र में, लक्सर वाले क्षेत्र में, और बांगर यानी पुरानी मिट्टी गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में, यानी रुड़की या हरिद्वार मेन की तरफ अगर हम चलें तो गंगा के मैदानी क्षेत्रों का जो निर्माण हुआ है खादर या बांगर प्रकार की मिट्टी से हुआ है। ये मिट्टी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है और इसीलिए ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। कृषि के लिए उपयोगी है। यहाँ पे धान, गेहूँ, गन्ना, इनकी खेती की जाती है। तो ये आपका जो है पहला क्षेत्र हो गया, गंगा का मैदानी क्षेत्र, केवल हरिद्वार का कुछ पार्ट। अब हम दूसरे क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। दूसरा क्षेत्र है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए तराई क्षेत्र में उत्तराखंड का कौन सा भाग है। तराई क्षेत्र में आपका हरिद्वार का कुछ क्षेत्र, तराई क्षेत्र की अगर मैं स्पेशली बात करूं, हरिद्वार का कुछ क्षेत्र, इसके बाद पौड़ी का देखिए दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी पौड़ी का क्षेत्र, इसके बाद करूं दक्षिणी नैनीताल का क्षेत्र, और लगभग पूरा उधम सिंह नगर पूरा का पूरा किस में आता है, तराई क्षेत्र में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाए तराई क्षेत्र कितने ज़िलों में फैला हुआ है, तो 4 डिस्ट्रिक्ट में तराई क्षेत्र फैला हुआ है। 4 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? हरिद्वार का कुछ भाग हो गया, पौड़ी और नैनीताल का दक्षिणी भाग, और उधम सिंह नगर लगभग सारा का सारा क्या है, तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र की विशेषता क्या है? तराई क्षेत्र का जो निर्माण हुआ है ये भी जो गंगा के मैदानी क्षेत्र की तरह ही महीन कणों से, यानी बालू, मिट्टी आदि से जो है इसका निर्माण हुआ है। और इसके निर्माण इस तरीके से होने के कारण ये क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इन दोनों में अंतर ये है कि ये क्षेत्र काफ़ी दलदला है। यहाँ पे जो भूमि है वो काफ़ी दलदली होती है, दलदली है।
इसीलिए यहाँ पे पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। अभी पीछे इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं यानी बहुत ज़्यादा गहरे कुएं पाए जाते हैं, तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र यानी उधम सिंह नगर, थोड़ा बहुत पौड़ी और नैनीताल में पाताल तोड़ कुएं, बहुत गहरे कुएं पाए जाते हैं, क्योंकि भूमि दलदली है और भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, अतः कृषि के लिए यह भी बहुत उपयोगी क्षेत्र है। यहाँ पर भी धान, गन्ना, गेहूँ आदि की जो है भूमि की जाती है। पंजाब, बंगाल आदि राज्यों से यहाँ पे भी काफ़ी लोग आकर बसे हुए हैं। आप अगर उधम सिंह नगर का या नैनीताल के, दक्षिण नैनीताल के एरिया को देखें तो बाहरी राज्यों के निवासी भी यहाँ आकर जो है बसे हुए हैं, क्योंकि ये भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। इसके बाद अब हम बात करेंगे तीसरे क्षेत्र की, यानी भाबर क्षेत्र की। तीसरा क्षेत्र जो कि भाबर क्षेत्र है। अब देखिए भाबर क्षेत्र उत्तराखंड के किन जिलों में है। भाबर क्षेत्र जो है शिवालिक जो पहाड़ियाँ हैं, शिवालिक पहाड़ियों के और जो ये तराई क्षेत्र है, इसके बीच वाला क्षेत्र जो है उत्तराखंड का भाबर क्षेत्र कहलाता है। तराई और भाबर क्षेत्र में अंतर क्या है? देखिए, नदियों का महीन अवसादों से, रेत बालू से जो क्षेत्र बना है वो तराई क्षेत्र है, लेकिन नदियों के द्वारा लाए गए वजनी अवसादों से यानी कंकड़ पत्थर से जो क्षेत्र बना है वो कहलाता है भाबर क्षेत्र। यानी तराई क्षेत्र जो है महीन कणों से बना हुआ है और भाबर क्षेत्र वजनी कणों से, वजनी कण यानी पत्थर या भारी अवसादों से बना हुआ है, मोटी बालू से बना हुआ है। तो दोनों में अंतर क्या हो जाएगा? तराई क्षेत्र बहुत ज़्यादा जो है कृषि के लिए उपयुक्त हो जाता है और भाबर क्षेत्र कृषि के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। भाबर क्षेत्र में अधिकतर क्या पाई जाती है? जंगली झाड़ियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र में जो है कृषि नहीं की जाती है। भाबर क्षेत्र को अगर मैं देखूं तो ये पूर्व में चंपावत से लेकर के, आप इसको गौर कीजिएगा, पूर्व में चंपावत से लेकर के नैनीताल का मध्यवर्ती भाग, पौड़ी का दक्षिणी भाग और देहरादून। तो अगर भाबर क्षेत्र की बात करें, भाबर क्षेत्र कहाँ कहाँ है, तो भाबर क्षेत्र आपका जो है सबसे पहले आ जाएगा पश्चिम में देहरादून, फिर आ जाएगा पौड़ी, फिर इसके बाद आ जाएगा नैनीताल और नैनीताल के बाद आ जाएगा चंपावत। यानी ये भी कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है? 4 डिस्ट्रिक्ट में। पूर्व में चंपावत, तराई क्षेत्र भी हमने देखा, तराई क्षेत्र भी 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और भाबर क्षेत्र भी 4 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे आपको ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो उत्तराखंड के एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। अधिकतर पेपर्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च हिमालय कितने डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है या ट्रांस हिमालय कितने में फैला हुआ है। तो आने वाले समय में तराई क्षेत्र भी या भाबर क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट भी काउंट करके मैप में दिखा दिए कितने डिस्ट्रिक्टों में ये क्षेत्र फैला हुआ है। तो भाबर क्षेत्र सामान्यतः 4 डिस्ट्रिक्ट हैं उत्तराखंड के जहाँ पे ये फैला हुआ है। वजनीकरणों से बना हुआ है, कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, जंगली झाड़ियाँ ही यहाँ पे अधिकतर पाई जाती हैं और 10 से 12 किलोमीटर की इसकी लगभग लेंथ है। अगर पूछा जाए भाबर क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र और शिवालिक यानी बाह्य हिमालय के मध्य का जो भाग है उसे क्या कहा जाता है? भाबर क्षेत्र। इसके बाद हम बात करेंगे शिवालिक या बाह्य हिमालय की। शिवालिक या भाबर क्षेत्र के उत्तर में, भाबर क्षेत्र के उत्तर में जो ये पहाड़ियाँ स्थित हैं उन्हें कहा जाता है शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियों की विशेषता क्या है? ये हिमालय की सबसे नवीन पहाड़ियाँ हैं, यानी सबसे आधुनिक युग में ही इसकी क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। सबसे नवीन पहाड़ियाँ हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है या हिमालय का पाद या हिमालय का पैर भी इसे कहा जाता है। सबसे नवीन युग में इसका निर्माण होने के कारण ये इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अगर बात करें उत्तराखंड के किस क्षेत्र में जीवाश्म पाए जाते हैं, तो शिवालिक पहाड़ियों में जीवाश्म पाए जाते हैं और साथ में ये खनिज के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। शिवालिक पहाड़ियों को अगर आप देखें तो आप देखिए शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ देहरादून, पौड़ी, देन आपका जो है अल्मोड़ा, देन आपका नैनीताल और चंपावत। टोटल अगर हम बात करें 7 डिस्ट्रिक्ट, 7 जनपदों में शिवालिक या बाह्य हिमालय फैला हुआ है। यहाँ पे शिवालिक पहाड़ियों की जो औसत ऊंचाई होती है वो 700 से 1200 मीटर, 700 to 1200 मीटर यहाँ पे पहाड़ियाँ पाई जाती हैं।
यहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना होता है और बहुत ज़्यादा सुहावना मौसम होने के कारण उत्तराखंड के अधिकतर पर्यटन केंद्र इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित हैं। आप जितने भी पर्यटन केंद्र देखेंगे उनमें अधिकतम कहाँ पे स्थित हैं? शिवालिक पहाड़ियों पर। तो शिवालिक पहाड़ियों का आप ध्यान रखिएगा, 7 जनपदों में बटा हुआ है और बहाए हिमालय या हिमालय का पाद इसे कहा जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं दून या द्वार की। शिवालिक क्षेत्र तथा लघु हिमालय, शिवालिक क्षेत्र हमारा जो ये है, जो हमने अभी बात की, शिवालिक क्षेत्र तथा लघु हिमालय के बीच स्थित घाटियों को, ये ध्यान रखिएगा, दून या द्वार क्या हैं? ये हैं घाटियाँ। कहाँ स्थित हैं? शिवालिक क्षेत्र या शिवालिक क्षेत्र और लघु हिमालय के मध्य स्थित हैं। दून या द्वार में अंतर क्या है? दोनों ही घाटियाँ हैं। ध्यान रखिएगा, जो शिवालिक श्रेणी है, जो शिवालिक श्रेणी है, शिवालिक श्रेणी के पूर्व में, शिवालिक श्रेणी के पूर्व में जो घाटियां हैं, इन घाटियों को कहा जाता है द्वार। और शिवालिक श्रेणी के पश्चिम में जो ये घाटियां हैं, इन घाटियों को कहा जाता है दून। और कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही घाटियां हैं। दून और द्वार जो ये घाटियां हैं, यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती है, ज़मीन यहाँ पे बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है और इन घाटियों में अधिकतर धान की घाटी होती है। दून या द्वार की मैं बात करूँ तो दून आपको पता है, सबसे फेमस दून आपका देहरादून हो गया, उसके बाद पछवा दून हो गया, हरकी दून उत्तरकाशी में आपके पास है, या कोटा या पतली दून। इस प्रकार से बहुत सारे दून यहाँ पे, इन बहुत सारी घाटियाँ यहाँ पे स्थित हैं जिन्हें दून या द्वार कहा जा रहा है। बहुत ज़्यादा जलवायु अच्छी होने के कारण यहाँ पे जनघनत्व भी अधिक है। आप देखें, सबसे बड़ी दून घाटी देहरादून, जो कि उत्तराखंड की राजधानी भी है, यहाँ पे देहरादून, हरिद्वार, द्वार की अगर मैं बात करूँ, हरिद्वार सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो जनघनत्व भी यहाँ पे अधिक होता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, जलवायु बहुत सुहावनी होती है। इसके बाद दून और द्वार के बाद हम बात करते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय शिवालिक क्षेत्र का, शिवालिक क्षेत्र हमने अभी देखा, शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में, शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में और उच्च हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में, शिवालिक क्षेत्र के उत्तर में, उच्च हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में जो भाग है, वो भाग ज्योग्राफिकली हम कहते हैं लघु हिमालय का है। लघु हिमालय की सबसे पहले बात करते हैं कितने जनपदों में फैला हुआ है। लघु हिमालय उत्तराखंड के 9 जनपदों में फैला हुआ है, 9 डिस्ट्रिक्ट में। 9 जनपद कौन से हैं? अगर हम पश्चिम की तरफ से चलें तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 9 जनपद जो हमारे पास हैं, पहला जनपद हमारे पास आ जाता है देहरादून, दूसरा जनपद हमारे पास आ जाता है उत्तरकाशी, तीसरा है टिहरी, चौथा है रुद्रप्रयाग, 5वां है पौड़ी, छठा है चमोली, 7वां है अल्मोड़ा, 8वां है नैनीताल, 9वां है चंपावत। इन 9 जनपदों में लघु हिमालय फैला हुआ है। यानी अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज़्यादा जनपदों में उत्तराखंड का कौन सा भौगोलिक जोन या ज्योग्राफिकली जोन बटा हुआ है, वो है लघु हिमालय, जो 9 जनपदों को टच कर रहा है। लघु हिमालय की विशेषता क्या है? पहली चीज़, कृषि के लिए भी ये क्षेत्र उपयोगी है। यहाँ पे लोग सीढ़ीदार खेती करते, सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करते हैं, तो कृषि के लिए उपयोगी है। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय फल भी यहाँ पे उगाए जाते हैं। शीतोष्ण कटिबंधीय फल जैसे आपका सेब हो गया, अखरोट हो गया, नाशपाती हो गया, इन फलों का भी यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। तो लघु हिमालय भी जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म मैं आपको पहले बता चुका हूँ, केवल शिवालिक या बाह्य हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। लेकिन लघु हिमालय कृषि के लिए, फलों के लिए उपयोगी होने के साथ साथ जो है यहाँ पे जो है खनिज अधिक, इन चट्टानों में, इन हिमालय के इस भाग में खनिज के लिए भी जो है ये बहुत उपयोगी है। अधिकांशतः यहाँ खनिज पाए जाते हैं। जिप्सम, ग्रेफाइट हो गया, खड़िया हो गया, पटाल हो गया, जैसे गढ़वाल या कुमाऊं में या उत्तराखंड में घरों में घर बनाए जाते हैं, वो सारे खनिज जो है। तांबा हो गया, आपने बहुत जगह, बहुत जनपद में नाम सुना होगा, तांबा खांडी। तांबा खांडी जो जगह है, वहाँ पे तांबा की खाने हैं, तो वो खनिज के लिए भी ये क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। यहाँ पे हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर से लेकर के 4500 मीटर तक होती है, 4500 मीटर तक होती है। लघु हिमालय के बाद अब हम बात करेंगे उच्च हिमालय की। इस क्षेत्र को आप देखें, जैसे मैंने लिखा भी है, वृहत हिमालय, मुख्य हिमालय या महा हिमालय कहा जाता है। यानी जो मेन हिमालय है वो कौन सा है? उच्च हिमालय है। ये क्वेश्चन भी पीसीएस में पूछा गया था कि
कौन सा हिमालय का कौन सा भाग जो है मुख्य हिमालय होता है, तो ऑप्शन आपके पास ये दिए थे, तो वहाँ पे हमारा आंसर था उच्च हिमालय मुख्य हिमालय होता है। तो उच्च हिमालय को वृहत हिमालय, मुख्य हिमालय या महा हिमालय कहा जाता है। सबसे पहले बात करें ये उत्तराखंड के कितने जनपदों में फैला हुआ है, तो ये उत्तराखंड के 6 जनपद 6 डिस्ट्रिक्टों में फैला हुआ है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं गौर से देखिए। उत्तरकाशी पहला डिस्ट्रिक्ट, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, 6 ये डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे जो है उच्च हिमालय फैला हुआ है। उच्च हिमालय की स्थिति क्या है, लघु हिमालय के उत्तर में और ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जो स्थित हिमालय है वो मुख्य हिमालय है। यहाँ पे प्रमुख चोटियाँ, उत्तराखंड की जितनी प्रमुख चोटियाँ हैं, जितने प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल हैं, जितने प्रमुख ताल हैं, जितने प्रमुख दर्रे हैं, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट दर्रे, जो इंटर डिस्ट्रिक्ट दर्रे हैं, इंटरनेशनल दर्रे नहीं, वो सारे के सारे जो हैं इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र भी जलवायु अगर यहाँ पे देखी जाए तो इस क्षेत्र की जलवायु जो है शीतोष्ण जलवायु है। अधिकतर चोटियाँ यहाँ जो है वर्ष भर बर्फ़ से ढकी हुई होती हैं। हमारे जो धाम हैं वो लगभग इसी क्षेत्र में जो है बसे हुए हैं। तो उच्च हिमालय क्षेत्र के बाद अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। अंतिम 8वां जो उत्तराखंड का ज्योग्राफिकल जोन है उसे कहा गया है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो भाग है वो ये वाला भाग है। ट्रांस हिमालय अधिकतर जो इसका भाग है वो जो है तिब्बत में पड़ता है। कुछ छोटा सा भाग इसका जो है उत्तराखंड में भी पड़ता है, जिसे जाक्सर श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय की जो विशेषता है, ट्रांस हिमालय की विशेषता सिर्फ ये है कि इंटरनेशनल दर्रे जो भारत को तिब्बत के साथ जोड़ते हैं वो सभी के दर्रे जो हैं ट्रांस हिमालय में स्थित हैं। तो आप यहाँ पे देख ही रहे हैं, सब ट्रांस हिमालय में ही सभी दर्रे हैं जो उत्तराखंड को किससे जोड़ रहे हैं, तिब्बत से जोड़ रहे हैं। ट्रांस हिमालय का मैंने आपको बताया बहुत कम भाग जो है उत्तराखंड में है, इसका अधिकांश भाग कहाँ है, तिब्बत या चाइना के पास है। तो इस तरीके से हमने देखा उत्तराखंड को किस प्रकार से उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपके बहुत सारे डाउट जो हैं इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आपको ये चैप्टर क्लियर हो जाता है तो हम आने वाले समय में उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे पढ़ेंगे, हम उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियर पढ़ेंगे, हम उत्तराखंड के प्रमुख बुग्याल पढ़ेंगे। ये सारे जो टॉपिक हैं, नदियों के उद्गम स्थल हैं, नदी तंत्र हम पढ़ेंगे, वो सारे के सारे आपके इससे लिंक हैं। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो बहुत सारे डाउट आगे के चैप्टर के भी आपके जो है क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपका कोई सजेशन है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हम तक पहुँचाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।